this series of environment and ecology, we will study about biomes that exist on our Earth's surface. There are different kinds of biomes which are differentiate according to their climate, vegetation, lifestyle and much more factors that affect that life. So, first of all, this is the division of biome. You can see in this map. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितने सारे छोटे बड़े बायोम्स जो हैं वो अर्थ पे अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में डिफर करते हैं। अब बायोम्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, किस बायोम में किस तरह की लाइफस्टाइल होती है, वेजिटेशन होता है, ये सब हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बायोम्स होता क्या है, तो अर्थ जो है उसे हमने छोटे छोटे डिविजन्स में डिवाइड किया। ऑन विच बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन, सॉइल टाइप, क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, जिसके अकॉर्डिंग वहां का जो ट्रीज है, एनिमल्स है, ह्यूमन लाइफ है वो सस्टेन करती है। तो उन डिविजन्स को हमने नाम दिया बायोम्स। क्योंकि ये बायोस्फीयर से रिलेटेड है इसीलिए हमने उसे बायोम नाम दिया। ओके, फिर हम देखते हैं सबसे पहले जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है टुंड्रा बायोम। तो टुंड्रा बायोम कहाँ पे है और किस तरह की लाइफ वहां पे होती है, वेजिटेशन वहां पे होता है, ये हम देखते हैं। तो टुंड्रा बायोम जो है वो नॉर्दर्न एंड सदर्न मोस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में पाया जाता है, जो कि आइस बाउंड है कंप्लीटली। हमें पता है जैसे ही हम अर्थ पे 0 डिग्री से 90 डिग्री यानी पोल्स के टुवर्ड्स जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है और जो हमारे पोलर सरफेसेस हैं, नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं, वो टोटली आइस बाउंड सरफेसेस हैं। तो ऐसे रीजन्स को हमने नाम दिया टुंड्रा बायोम। ओके, उनकी क्या स्पेशलिटीज होती हैं? तो दे आर डिवॉइड ऑफ ट्रीज एक्सेप्ट स्टंटेड श्रब्स इन द सदर्न पार्ट इफ टुंड्रा बायोम। Ground flora includes lichens, mosses and sedges. The typical animals are reindeer, Arctic fox, polar bear, snowy owl, लेमिंग्स, आर्कटिक हेयर एक्सेट्रा। यानी कि ये सारे जो है उस आइसी कूल क्लाइमेट में अपने आप को सस्टेन कर पाते हैं, ये उनके लिए फेवरेबल क्लाइमेट है, इसीलिए जो वेजिटेशन है वो टुंड्रा क्लाइमेट में पाया जाता है। तो कौन कौन से आपको याद रखना, एग्जाम में कई बार डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइकेंस जो है वो किस क्लाइमेट में पाए जाते हैं या कोई भी पर्टिकुलर एनिमल या वेजिटेशन है वो किस पर्टिकुलर बायोम में या क्लाइमेट में सस्टेन करता है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं टैगा बायोम। अब टैगा बायोम की क्या स्पेशलिटी होती है? सबसे पहले लोकेशन या रीजन, किन रीजन्स में वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पे नॉर्दर्न यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, मॉडरेट टेम्परेचर देन टुंड्रा। अभी हमने टुंड्रा क्लाइमेट में पढ़ा कि वो एकदम से आइस कवर होते हैं, जिसकी वजह से वहां पे ज्यादा बड़े ट्रीज या ज्यादा बड़ी झाड़ियां नहीं होती हैं। तो वहां पे छोटे छोटे से ट्रीज होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो पोलर बियर, रेंडर्स टाइप के होते हैं। अब यहाँ पे टैगा जो है वो उससे थोड़ा सा कम टेम्परेचर या थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर होता है। कैसे कि वो पोलार रीजन्स हो गए और यहाँ पे हम देख रहे हैं नॉर्दर्न यूरोप और एशिया के जो अपर रीजन्स है, जो रशिया का पार्ट है, जो नॉर्दर्न यूरोप का पार्ट है या जो नॉर्थ अमेरिका का ऊपर वाला पार्ट है, उन रीजन्स में टैगा क्लाइमेट या टैगा बायोम पाया जाता है। क्या उसकी स्पेशलिटी है? डोमिनेटिंग वेजिटेशन इज कॉनिफेरस, एवरग्रीन, मोस्टली स्प्रूस, फर्स, पाइन। अब यहाँ पे कॉनिफेरस क्या होता है? तो कॉनिफेरस आप सभी को पता है जो ट्रीज कोन शेप में होती हैं। ठीक है, कोन शेप में क्यों होती है? क्योंकि वहां पे स्नोफॉल ज्यादा होती है और कोन शेप होने की वजह से स्नो जो है वो इजीली स्लाइड करके जमीन पे गिर जाती है और पेड़ों पे जम नहीं पाती, इसीलिए वो कोनिकल ट्रीज वहां पे, कॉनिफेरस फॉरेस्ट वहां पे देखने को मिलते हैं। एनिमल्स कौन से होते हैं? साइबेरियन टाइगर, वोल्वेरिन, वॉल्स, ये सारे एनिमल्स वहां पे होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। जो बैकग्राउंड में इमेज है उसे देख के आप समझ सकते हैं किस तरह का क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वेजिटेशन वहां पे पाया जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। अब डेसिडियस का मतलब होता है पतझड़ वाला, यानी कि जो सीजनल या सीजन के अकॉर्डिंग जिनकी जो लीव्स हैं वो झड़ जाती हैं उन्हें हम डेसिडियस बोलते हैं। तो टेम्परेट क्लाइमेट पे क्या क्या रीजन कवर होंगे? सेंट्रल एंड सदर्न यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न चाइना, जापान, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा।
जहां पे मॉडरेट एवरेज टेम्परेचर होता है और काफी अच्छे अमाउंट में रेनफॉल हमें देखने को मिलती है। यानी यहाँ पे आइसी इन्वायरमेंट नहीं है, स्नोफॉल नहीं हो रही है, एक मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट है जो कि हमें काफी अच्छा लगता है। मैक्सिमम लोगों की इच्छा होती है कि हम जब घूमने जाएंगे तो कहाँ पे जाएंगे, यूरोप के कुछ ईस्टर्न पार्ट्स, सदर्न पार्ट्स में, सेंट्रल पार्ट्स में, या ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट हमें अच्छा लगता है। ब्रिटेन में, लंदन में, क्यों? क्योंकि वो एक मॉडरेट क्लाइमेट है। यहाँ पे ना ही बहुत ज्यादा आइसी है और ना ही एकदम से गर्म क्लाइमेट है। तो एक अच्छे एनवायरनमेंट में अच्छा वेजिटेशन और अच्छी वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट कर पाती है, सस्टेन कर पाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो फ्लोरा है उसमें क्या क्या होगा, बीच ओक, मैपल, चेरी जैसे काफी सारे वेजिटेशन होंगे, और जो एनिमल्स होंगे वो फैमिली ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स दोनों तरह के होते हैं, जो कि मोस्ट रिप्रोडक्टिव एग्रीकल्चर एरियाज ऑफ द अर्थ में आता है। यानी कि ये जो रीजन है, जैसा कि अभी हमने देखा, काफी फेवरेबल एनवायरमेंट होता है, ना बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा, तो इट्स इजी टू सस्टेन देयर। ओके, इसीलिए ये जो है मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर एरिया माना जाता है, क्योंकि ये फेवरेबल क्लाइमेट है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल यानी बिटवीन द ट्रॉपिक्स, और ट्रॉपिक्स कौन कौन से हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में है, तो उनके बीच में जो रीजन होगा दैट विल इंक्लूड द ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वहां पे बहुत ज्यादा सनलाइट होती है, बिकॉज सन जो है वो डायरेक्टली ओवरहेड होता है ट्रॉपिक्स पे, और सनलाइट ज्यादा होने की वजह से जो प्रेसिपिटेशन है, जो हीटिंग है, टेम्परेचर है, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेसिपिटेशन भी ज्यादा होगा, क्योंकि इवेपोरेशन हो रहा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी ज्यादा होगा और रेनफॉल भी बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फॉरेस्ट है, फ्लोरा एंड फॉना है, वो किस तरह के होते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और काफी घने और बड़ी जिनकी कैनोपी होती है, ऐसे ट्रीज यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। About 7% of Earth's surface and 40% of world's plant and animal species are found in tropical biome. क्यों? क्योंकि मैंने बताया प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पे वार्म ब्लडेड एनिमल्स देखने को हमें मिलते हैं। फिर ये जो होते हैं मल्टीपल स्टोरी ऑफ ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन ट्री स्पीसीज आर इन अबंडेंस, एंड मोस्ट एनिमल्स आर एपिफाइटिक प्लांट्स एंड आर कंसंट्रेटेड इन द कैनोपी ऑफ ट्री टॉप जोन्स। अब एपिफाइट्स क्या होते हैं ये अभी हम आगे पढ़ेंगे इसमें। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल बायोम किन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ होता है। अब नेक्स्ट हमारा है सवाना। सवाना जो बायोम है मोस्टली ट्रॉपिकल रीजन में ही होता है, लेकिन एक ही रीजन में कई अलग तरह के क्लाइमेट्स या बायोम्स हो सकते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जो अर्थ पे लैंड का और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी वजह से एक ही लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में काफी अलग अलग तरह के एनवायरमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ट्रॉपिकल में ही सवाना जो है वो भी एग्जिस्ट करता है। इसकी क्या खासियत होती है? ग्रासेस विद स्कैटर्ड ट्रीज एंड फायर रेजिस्टिंग थॉर्नी श्रब्स। तो यहाँ पे श्रब्स होते हैं और स्कैटर्ड ट्रीज होते हैं, मतलब दूर दूर होते हैं, बहुत ज्यादा घने पेड़ पौधे नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि ट्रॉपिकल में बहुत ज्यादा होते हैं लाइक अमेज़न रेन फॉरेस्ट, बट यहाँ पे श्रब्स में या सवाना जो है वहां पे इतना ज्यादा डेंसिटी फॉरेस्ट की नहीं हो पाती है। यहाँ पे एनिमल्स को हम देखें तो बफेलो, जेब्रा, एलिफेंट्स, राइनो, ये सारे जो है वो मेन यहाँ पे एनिमल्स पाए जाते हैं। कौन से रीजन में? सवाना में। रिमेंबर दिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एग्जैक्टली एज इट इज पेपर में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि किस क्लाइमेट में किस तरह के फ्लोरा या फोना की स्पीसीज पाई जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं ग्रासलैंड्स। अब ग्रासलैंड्स तो अपने नाम से ही क्लियर है, जहां पे बहुत ज्यादा ग्रास होगी। ठीक है, तो अब ग्रासलैंड्स में किन एरियाज में होते हैं? नॉर्थ अमेरिका, यूक्रेन और टेम्परेट कंडीशंस विथ लो रेनफॉल। अब यहाँ पे टेम्परेट कंडीशंस हो गई, टेम्परेट यानी कि मॉडरेट कंडीशन, ठीक है, विथ लो रेनफॉल, और रेनफॉल भी यहाँ पे कम होगी जो कि ट्रॉपिकल में काफी ज्यादा थी। ठीक है, तो किस तरह के यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? ग्रासेस डोमिनेट द वेजिटेशन। तो यहाँ पे कई अलग अलग तरीके का वेजिटेशन नहीं होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे या स्पीसीज नहीं होती है। मेनली जो डोमिनेट करता है वो होते हैं ग्रासेस।
इमेज में आप देख सकते हैं, ठीक है। ग्रासलैंड्स तो वैसे भी क्लियर है। यहाँ पे जो फौना है वो कौन कौन से होंगे, हर्बीवोर्स ज्यादा होते हैं। अब देखिए, कोई भी क्लाइमेट या कोई भी वेजिटेशन वो अपने इकोसिस्टम को कैसे साथ में लेके चलता है। यहाँ पे हमने देखा कि ग्रासेस ज्यादा है, तो यहाँ पे जो फौना है या जो एनिमल्स हैं वो कैसे हैं, हर्बीवोर्स है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो अबंडेंस में फूड स्टफ है वो क्या है, ग्रास है, इसीलिए वो हर्बीवोर्स है। जहां पे ग्रासलैंड्स नहीं होते हैं या बहुत ही डिस्टिंक्ट या हम कहें कि बहुत ही कम डेंसिटी में फॉरेस्ट होते हैं, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, तो वहां पे जो एनिमल्स होते हैं वो ओमनीवोर्स या कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट इस तरह से होता है। वहां के क्लाइमेट, वहां के वेजिटेशन ने वहां के फौना को अपने आप प्रभावित किया है, ठीक है। हमें अलग से अपनी हैबिट बनाने की जरूरत नहीं होती है, जो अवेलेबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो हैबिट्स होते हैं वो इनकलकेट होते हैं। तो यहाँ पे जो फौना है वो बाइसन, एंटीलोप, कैटल, रोडेंट्स, वॉल्स एक्सेट्रा ये सारे होते हैं, ठीक है, नेस्टिंग बर्ड्स वगैरह। फिर हम देखते हैं डेजर्ट। डेजर्ट सभी को पता है, लेकिन इसके रीजन्स क्या क्या होंगे, कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स विथ वेरी लो एंड स्पोरेडिक रेनफॉल, बहुत ही कम अमाउंट में रेनफॉल होती है, इसीलिए डेजर्ट होते हैं, इसीलिए रेगिस्तान की भूमि बनती है। अगर रेनफॉल बहुत ज्यादा होगी तो वहां पे आराम से ग्रासेस होंगे, पेड़ पौधे सब कुछ होगा, लेकिन क्योंकि वहां पे रेनफॉल नहीं है, ह्यूमिडिटी भी कम है, इसीलिए वहां पे कैसी भूमि है, डेजर्ट या रेगिस्तानी भूमि है। ओके, फिर दे आर वेरी हॉट बट नाइट्स आर कोल्ड। देखो यहाँ पे जो डेजर्ट होते हैं वो एक बहुत खासियत होती है इनकी कि जितनी जल्दी ये दिन में हीटअप होते हैं उतनी ही जल्दी नाइट में ये कोल्ड हो जाते हैं। तो नाइट्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड डेज आर एक्सट्रीमली हॉट। देन वी विल सी कि यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना कौन से हैं। तो यहाँ पे फ्लोरा जो है वो ड्रॉट रेजिस्टेंस, यानी कि ऐसे पेड़ पौधे होंगे जिन्हें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस और यूफोरबाइस, सेकब्रस, ये सारी चीजें जिनमें पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, कटीले पेड़ होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब कटीले पेड़ में क्या होता है, देखिए जो आपने कैक्टस है वो देखा होगा, तो कैक्टस में स्पाइंस होते हैं, जो लीव्स होती है वो स्पाइंस में मॉडिफाइड हो जाती है। क्यों होती है, अगर लीव्स का सरफेस जितना ज्यादा बड़ा होगा, लीव्स का सरफेस अगर बड़ा होता है तो उसे फोटोसिंथेसिस और वाटर की जरूरत भी उतनी ही ज्यादा होती है। तो जब लीव्स स्पाइंस में मॉडिफाई हो जाएंगी तो उन्हें वाटर की जरूरत कम से कम होगी, ठीक है, इसीलिए वो डेजर्ट के एनवायरमेंट में इजीली सस्टेन कर पाएंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं फौना, रेप्टाइल्स, स्मॉल मैमल्स एंड बर्ड्स। अब हम यहाँ पे देखेंगे एक्वेटिक जोन्स क्या होते हैं। तो जो एक्वेटिक सिस्टम्स हैं उन्हें हम बायोम्स में कवर नहीं करते हैं, क्योंकि बायोम्स जो हमने पढ़े वहां पे हम देखते हैं कि वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग डिफर कर रहे हैं, क्लाइमेट और टेम्परेचर। लेकिन जो एक्वेटिक जोन्स होते हैं वहां पे हम देखेंगे वो वाटर के क्लाइमेट, वाटर के टेम्परेचर और वहां की जो डिस्टिंक्ट प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ होती है, यूफोटिक जोन्स होते हैं, एफोटिक जोन्स होते हैं, उन पे हाईली डिपेंड करते हैं, यानी कि क्लाइमेट पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, डेप्थ और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिफर करते हैं। तो यहाँ पे जब हम एक्वेटिक जोन्स की बात कर रहे हैं तो दे आर नॉट कॉल्ड बायोम्स, दे आर रिलेटिवली डिस्टिंक्ट विद प्लांट एंड एनिमल लाइफ। द डिफरेंस बिटवीन एक्वेटिक जोन्स ड्यू टू सैलिनिटी एंड लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टेम्परेचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें तीनों। क्या क्या हमने देखा, सैलिनिटी, लेवल ऑफ डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टेम्परेचर, इन तीनों चीजों पे बेसिकली जो एक्वेटिक लाइफ है वो हाईली डिपेंड करती है। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, लिटोरल जोन है, पेलाजिक जोन है, ओपन वाटर जोन या फोटिक जोन है। फोटिक जोन मतलब जहां तक पानी में लाइट जा रही है, तो जहां तक लाइट जाती है वहां तक फोटिक जोन होता है और वहीं पे सबसे ज्यादा स्पीसीज सस्टेन करती है। जैसे जैसे हम वाटर की डेप्थ में जाते जाएंगे, लाइट, सनलाइट कम होती जाएगी और वो एफोटिक जोन में कन्वर्ट होता जाएगा। कंप्लीटली हम ये चीज आगे लेक्चर्स में कवर करेंगे, एक्वेटिक लाइफ या जो जोन्स होते हैं वाटर में वो कैसे होते हैं। अभी हम बेसिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये देखिए, इस इमेज में आपको समझ में आएगा किस तरह से वाटर में टेम्परेचर के साथ और डेप्थ के साथ जो
एक्वेटिक लाइफ है, जो स्पीसीज है वो डिफर करती हैं, कहाँ पे कौन सी चीजें पाई जाती हैं। जैसे कि अगर हम कोराल्स की बात करें तो वो एफोटिक जोन में नहीं होंगे, सिर्फ यूफोटिक जोन में होंगे और बहुत ही कम डेप्थ में होते हैं। जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है वहीं पे ये पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम फिशेस की बात करें तो फिशेस में भी अलग अलग तरह की फिशेस होती हैं। जितने डीप में हम जाएंगे तो देखो फिश भी एकदम से चपटी होती जाती है। कैसे? हम जितने अंदर जाते हैं तो वाटर में प्रेशर क्रिएट होता जाता है, ठीक है। अब जैसे जैसे प्रेशर क्रिएट होता है तो उनकी बॉडी पे प्रेशर पड़ता है और उनका जो शेप होता है वो अपने आप ही एकदम से पतला और चपटा हो जाता है। तो इस तरह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। यहाँ पे आप फाइटोप्लैंक्टन्स देखेंगे, ज़ूप्लैंक्टन देखेंगे, शार्क देखेंगे, ऑक्टोपस देखेंगे, सभी एक अलग अलग डेप्थ में है, उनका अपना एक निच है या हैबिटेट है। तो एक्वेटिक जोन्स जो है वो बायोम से काफी डिफरेंट होते हैं। फिर हम देखते हैं एपीफाइट्स, जो हमने स्लाइड्स में देखा था बीच में। तो एपीफाइट्स क्या होते हैं? दे आर द प्लांट्स दैट लिव पर्च्ड ऑन स्टर्डलियर प्लांट्स। यहाँ आप इमेज में इजीली समझ सकते हैं, कोई जरूरत नहीं डेफिनेशन को याद करने की। जब कंसेप्ट क्लियर होता है तो डेफिनेशन अपने आप बन जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक कोई ट्री है, उस ट्री में से एक छोटा सा प्लांट अलग से निकल रहा है। तो अब ये जो प्लांट है ये इस ट्री पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि उसने सिर्फ अपना बेस या अपना हैबिटेट या अपना निच बनाने के लिए उसका सपोर्ट लिया। अब जब ये प्लांट यहाँ से निकला तो ये टोटली डिपेंड होगा एटमॉस्फेयर पे, यानी वहीं से ये एयर लेगा, वहीं से ये मॉइस्चर लेगा। उसे इस पेड़ से कोई लेना देना नहीं है, एक्सेप्ट वो एक सिर्फ बेस प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए, ठीक है। तो ये होते हैं एपीफाइट्स, जो कि किसी दूसरे पेड़ पे अपना बेस बनाते हैं या अपना निच रेडी करते हैं, लेकिन बाद में ये एटमॉस्फेयर पे टोटली डिपेंड होते हैं, ये उस पर्टिकुलर ट्री पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है वो भी काफी सारे पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो फर्स्ट हमारा है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का मतलब होता है जो कि एकदम से फ्रेश वाटर हो, नाम से ही क्लियर है। अब इसमें क्या क्या आते हैं, इसके भी दो फर्दर क्लासिफिकेशन है, लोटिक और लेंटिक। अब लोटिक क्या होता है? लोटिक मीन्स मूविंग वाटर। कैसे याद करेंगे आप? लोटिक यानी लुढ़कता हुआ, हम एक तरह से जनरल लैंग्वेज में कह सकते हैं। तो जो लुढ़कता हुआ यानी कि मूविंग है, मोशन है जिसमें, उसे हम लोटिक वाटर कहेंगे। और दूसरा है लेंटिक, जो कि स्टेगनेंट है या जो अपनी जगह पर स्थिर है, तो उसे हम लेंटिक कहते हैं। तो ये दोनों फ्रेश वाटर के ही पार्ट्स हैं। यहाँ पे जो लोटिक वाटर है उसमें क्या क्या आ जाएगा? स्प्रिंग्स, रिवुलेट्स, क्रीक्स, ब्रूक्स, रिवर्स, ठीक है। और जो लेंटिक है उसमें क्या आएगा? लेक्स, पॉन्ड्स और स्वैम्प्स, जो कि अपनी जगह पे स्टेबल है, मार्शेस हैं जैसे कि, ठीक है, इमेज में आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है मरीन इकोसिस्टम। मरीन इकोसिस्टम मतलब जो कि ओशियंस और सीज में है। यहाँ पे नियरली 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय ओशियन विद एन एवरेज डेप्थ ऑफ 3750 मीटर, और जो एवरेज सैलिनिटी है वो है 35 ppt पार्ट्स पर थाउजेंड्स, अबाउट 90% ऑफ विच इज सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जो हमारे ओशियंस हैं उसमें सोडियम क्लोराइड का कितना पार्ट है, या हाईएस्ट जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किसका है? तो वो है सोडियम क्लोराइड का, विच इज 90%। तो नियरली 3/4 जो है वो ओशियन से कवर है, यानी कि मरीन इकोसिस्टम है जो कि अर्थ पे एग्जिस्ट करता है। फिर हम देखेंगे एस्चुरीज। अब एस्चुरीज में क्या क्या आएगा? कोस्टल बेस, रिवर माउथ्स एंड टाइडल मार्शेस, यानी कि जब रिवर जो है वो ओशियन में जाके मिलती है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं एस्चुरीज या डेल्टा। वो एस्चुरी बनाती है या डेल्टा बनाती है। तो जब रिवर ओशियन में मिलती है तो उस जगह पे भी एक पर्टिकुलर तरीके का एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, क्योंकि वहां पे सॉल्टी वाटर और प्योर वाटर दोनों मिक्स हो रहे हैं। तो वहां पे एक अलग तरह की फ्लोरा और फौना होंगे जिसे हमने एस्चुरीज कहा। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो कोरल रीफ्स होते हैं वो ज़ूज़ैंथेली जो एक एल्गी होता है उसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, यानी कि कोरल रीफ्स उनके लिए स्पेस प्रोवाइड करते हैं रहने के लिए, और जो एल्गी है वो कोरल रीफ्स को फूड प्रोवाइड करता है, कोरल पॉलिप्स को फूड प्रोवाइड करता है। तो दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह के एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो ये हमने बात की कोरल रीफ्स की।
फिर हम देखते हैं यहाँ पे मैंग्रोव्स। तो मैंग्रोव्स क्या होते हैं? जो कि दलदली भूमि में रहते हैं, यानी कि आप देखेंगे जो भी एस्चुरीज होते हैं, डेल्टास होते हैं, उस जगह पे मैंग्रोव्स भी बन जाते हैं। जैसे कि सुंदरबन डेल्टा है, वहां पे मैंग्रोव फॉरेस्ट है। इनकी जो रूट्स होती है वो पानी के बहुत अंदर तक होती हैं, जिन्हें एरियल रूट्स भी कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन लेने के लिए उन्हें बहुत डीप वाटर में जाना पड़ता है और वो काफी बड़ी होती जाती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक थिन लेयर है पूरे एटमॉस्फेयर में, जिसके अंदर ऑर्गेनिक लाइफ सस्टेन करती है, जो कि इनऑर्गेनिक लाइफ पे हाईली इंटरडिपेंडेंट होती है। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा बायोम्स क्या होते हैं, कौन कौन से बायोम्स जो है वो अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं और किस तरह से वहां का क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वेजिटेशन होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बी इन टच विद अस।